कक्षा 10 के सभी छात्रों को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग भूगोल के अध्याय संसाधन एवं विकास के बारे में चर्चा करेंगे। संसाधन, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है रिसोर्सेज, हमारे आसपास हमारे पर्यावरण में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। वे सभी वस्तुएं जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं और जिनसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है, वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। अब इसमें संसाधन आपके घर के अंदर, आपके खेत के पास, आपके पार्क के पास, सारे जगह, यानी जो हमारा पर्यावरण है उसमें ढेर सारी जो वस्तुएं हैं जिनसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है, उनको हम संसाधन बोलते हैं। जैसे साइकिल के सहायता से आप स्कूल जाते हैं तो साइकिल आपके लिए एक संसाधन हो गया। घड़ी के सहायता से हम समय देखते हैं तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, इस नाते घड़ी हमारे लिए संसाधन हो गया। पेन से हम लिखते हैं इसलिए पेन हमारे लिए संसाधन हो गया। मकान हमारे लिए संसाधन हो गया। सड़कें हमारे लिए संसाधन हो गया। रेलवे हमारे लिए संसाधन हो गया। जल हमारे लिए संसाधन हो गया। सूर्य का प्रकाश हमारे लिए संसाधन हो गया। मिट्टी से हमको खाद्यान्न मिलता है, यह हमारे लिए संसाधन हो गया। पेट्रोलियम, जिससे हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, कोयला, यह हमारे लिए संसाधन हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए संसाधन हैं, क्योंकि इनसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। लेकिन हमारे पर्यावरण में ये जो सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं उसका हम सीधे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी होना चाहिए। जैसे पेट्रोलियम भूमि के नीचे है, कोयला भूमि के नीचे है, लौह अयस्क भूमि के नीचे है। लेकिन हमारे पास यदि प्रौद्योगिकी, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं टेक्नोलॉजी, तकनीक, यदि नहीं है तो हम इन चीजों का उपभोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम पर्यावरण में उपस्थित जितनी भी चीजों का अपने आवश्यकता के पूर्ति के लिए आज प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे प्रयोग के लायक कैसे बनी है? प्रौद्योगिकी की सहायता से, टेक्नोलॉजी, तकनीक की सहायता से। लेकिन इस तकनीक को विकसित किसने किया है? मानव। इसलिए इन सभी वस्तुओं के साथ साथ घड़ी हुआ, पेन हुआ, रेलवे हुआ, सड़क हुआ, भूमि हुआ, जल हुआ, सूर्य का प्रकाश हुआ, लौह अयस्क हुआ, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, कॉपी किताब हुआ, ये सारे जो हमारे आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, ये हमारे आवश्यकता के पूर्ति के लायक कैसे बने हैं? प्रौद्योगिकी की सहायता से। और इस प्रौद्योगिकी को विकसित किसने किया है? मानव ने। इसलिए मानव के द्वारा ही ये सभी वस्तुएं हमारे प्रयोग के लायक बनी हैं और इसलिए संसाधन के रूप में निर्मित हुई हैं। इसलिए स्वयं मानव भी एक संसाधन है। इन सभी वस्तुओं के साथ साथ मानव भी एक संसाधन है। अब पॉपुलेशन, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है और सबसे ज्यादा युवा भारत में रहते हैं। इसलिए भारतवर्ष को युवाओं का राष्ट्र कहा जाता है। यानी 0 से
14 वर्ष तक के लोग बच्चों की श्रेणी में आते हैं। 15 से 60 साल के लोग युवा की श्रेणी में आते हैं और उसके आगे वृद्ध। तो जितने युवा हैं ये हमारे देश की कार्यशील जनसंख्या है। वह कहीं ना कहीं उत्पादन के साधनों में अपना योगदान दे रही है। कोई खेती कर रहा है, कोई कंप्यूटर चला रहा है, कोई रेलवे ट्रेन चला रहा है, कोई बच्चों को पढ़ा रहा है। इस नाते मानव भी एक संसाधन है। मानव स्वयं संसाधनों का एक हिस्सा है, इसलिए इसको कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। ये सारी वस्तुओं के अलावा मानव भी एक संसाधन है, इन संसाधनों का एक हिस्सा है। अब देखिए संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है। तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन में मानव आ गया, विभिन्न प्रकार के पशु जैसे बकरी है, भेड़ है, गाय है, भैंस है। तो इन सभी पशुओं के सहायता से हमको दूध मिलता है, मांस मिलता है, चमड़ा मिलता है। इस नाते ये भी हमारे लिए संसाधन है। मछली जिससे हमारी खाद्य आवश्यकता की पूर्ति होती है, यह संसाधन है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियां जिससे हमको फल फूल औषधियां प्राप्त होती हैं। तो ये सभी संसाधन, लेकिन ये सभी सजीव हैं। जैसे मानव हो गया, पशुधन हो गया, मछली हो गया, वनस्पतियां हो गई। तो इनसे हमको जितना वस्तुएं मिल रही हैं और उनसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, इसलिए ये जैव संसाधन की श्रेणी में आते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर दूसरा जो है वो है अजैव संसाधन। हमारे पर्यावरण में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो निर्जीव हैं, लेकिन इनके सहायता से हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। इस नाते इनको अजैव संसाधन बोलते हैं। अजैव संसाधन में जैसे चट्टानें हैं, धातुएं हैं, लौह अयस्क है, एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है। ये सारी की सारी चीजें यानी जो निर्जीव हैं, लेकिन उनसे भी हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। इस नाते ये अजैव संसाधन की श्रेणी में आते हैं। अब समाप्यता के आधार पर, यानी हमारे पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाएंगे, और कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनका हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं लेकिन वे समाप्त होने वाले नहीं हैं। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन दो श्रेणियों में रखे गए हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिसको हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं लेकिन उसका नवीकरण होता रहा है, इस नाते वे समाप्त नहीं हो रहे हैं। इस नाते ऐसे संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, आज हम जितना सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं ऐसा नहीं है कि कल समाप्त हो जाएगा, कल भी हमको उतना ही मिलेगा। पवन ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। इसके अलावा वाटर एनर्जी, जल और वन। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और वन, फॉरेस्ट, जंगल, ये सभी नवीकरणीय संसाधन हैं। जैसे आपको ये तो समझ में आ गया कि सौर ऊर्जा समाप्त नहीं होगा, कितना भी हम प्रयोग करें। पवन ऊर्जा समाप्त नहीं होगा। जल प्रदूषित होता है, नष्ट नहीं होता है, ये भी समाप्त होने वाला नहीं है। ये भी बार बार इसका रिसाइकिल होता रहता है जल का, वर्षा के द्वारा। लेकिन आप इस बात को समझिए कि वन भी नवीकरणीय संसाधन में है। जैसे एक जंगल में से हम 10 वृक्ष काट लाएं और फिर आप
10 साल बाद जाएंगे तो देखेंगे कुछ उसमें 50 नए वृक्ष उगाएंगे। इस नाते जंगल भी नवीकरणीय होते रहते हैं, लेकिन आज लगातार अंधाधुंध जंगलों की कटाई से वे प्रभावित हो रहे हैं। इस नाते सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और वन, ये सभी नवीकरणीय संसाधन हैं। समाप्यता के आधार पर जो दूसरी कैटेगरी है, दूसरी श्रेणी है, वह है अनवीकरणीय संसाधन। अनवकरणीय संसाधन यानी इसमें जिसका एक बार हम प्रयोग कर लेंगे वो समाप्त हो जाए। जैसे कोयला, हम मार्केट से गए और 1 किलो कोयला खरीद के लाए और उसको जला लिए, फिर वो दोबारा जलाने के लायक नहीं रहेगा, यानी समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम, हम अपने बाइक में 1 लीटर पेट्रोल भरा लिए और फिर 50 किलोमीटर चले गए, वो समाप्त हो गया, फिर दोबारा उसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हम अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। कोयला है, पेट्रोलियम है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है स्वामित्व के आधार पर संसाधन की श्रेणी। स्वामित्व के आधार पर पहला जो है श्रेणी वह है व्यक्तिगत संसाधन। जैसे आपका जो घर है वो आपका व्यक्तिगत संसाधन है। आपका जो पेन है वो व्यक्तिगत संसाधन है। आपकी जो साइकिल है वो आपकी व्यक्तिगत संसाधन है। आपका जो वाहन है, बाइक है, मोटर कार यदि जो आपका पर्सनल है वो व्यक्तिगत संसाधन है। तो ये सारे जो आपका स्वामित्व जिस पर है, निजी, वो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। दूसरा इसमें है सामुदायिक। जैसे आपके गांव में कोई खेल का मैदान है तो उस पर सिर्फ आप ही नहीं खेलेंगे, पूरे गांव के बच्चे खेलेंगे। निचलौल में कोई प्लेग्राउंड है, वहां सारे निचलौल के बच्चे खेलेंगे, तो सामुदायिक हो गया। कोई तालाब है तो सारे लोग उससे पानी ले लेंगे, तो ये सारे के सारे सामुदायिक संसाधन। तो व्यक्तिगत हो गया और सामुदायिक, जिस पर समाज के ढेर सारे लोगों का अधिकार हो। तीसरा है आपका राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत जैसे हमारे देश के 3 तरफ से समुद्र है। पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में 22 किलोमीटर की दूरी तक जो भी जलीय जीव जंतु, मछली, अन्य जो खनिज पदार्थ हैं उसका दोहन करने का अधिकार भारत सरकार को है। तो ये राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। रेलवे, ये हमारे देश का संसाधन, इस नाते ये राष्ट्रीय संसाधन है। नहरें, ये राष्ट्रीय संसाधन है। खनिज पदार्थ, मिनरल्स, चाहे लौह अयस्क हो, एल्युमिनियम हो, तांबा हो, अभ्रक हो, पेट्रोलियम हो, ये सारे के सारे राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय संसाधन, यानी जिस पर पूरे विश्व का अधिकार हो, उसको अंतरराष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। जैसे अरब सागर में, हिंद महासागर में और बंगाल की खाड़ी में 22 किलोमीटर अंदर तक भारत का अधिकार है। वहां वह खनिज पदार्थों का, मछली का दोहन कर सकता है। लेकिन उससे लेकर आगे 200 किलोमीटर तक विश्व के सभी देशों का आधिपत्य है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो होती हैं, तो जो वायु मार्ग बनाए गए हैं आकाश में मानचित्र के सहायता से, तो पूरे विश्व के अधीन आते हैं। तो ऐसे वस्तुएं जिन पर पूरे विश्व का आधिपत्य हो, सभी लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं, वह अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अब देखिए विकास के आधार पर संसाधनों की 2 श्रेणियां हैं। एक संभावी संसाधन, जैसे
वैज्ञानिक जिसके बारे में खोज प्रयोग अभी कर रहे हैं, संभावना है कि यह संसाधन हमारे पास है। जैसे महाराजगंज में, निचलौल में भूमि के अंदर कोयला है, अभी हम उसको निकाल नहीं रहे हैं, लेकिन यह संभावना व्यक्त किया गया है कि यहां कोयला है। आगे खोज प्रयोग के द्वारा हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी उसका उपभोग नहीं कर रहे हैं। तो यह हो जाता है संभावी संसाधन। जैसे गुजरात में, राजस्थान में, ये दो स्टेट ऐसे हैं, तमिलनाडु में, गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में पवन ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन जितनी मात्रा में पवन ऊर्जा का दोहन करना चाहिए गुजरात और राजस्थान में, उतना हम दोहन नहीं कर रहे हैं। इस नाते यह हमारे लिए क्या है? संभावी संसाधन है। और विकास के आधार पर संसाधनों की जो दूसरी श्रेणी है वो है विकसित संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिसका हमने खोज कर लिया है और उसको हम उपभोग कर रहे हैं निकाल कर भूमि के नीचे से या भूमि के ऊपर से। इसका हमने कैसे इसको विकसित किया, इन संसाधनों को हम कैसे विकसित किए? जैसे हमारे देश में लौह अयस्क निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है, अभ्रक निकाला जाता है, मैग्नीज निकाला जाता है, एल्युमिनियम निकाला जाता है भूमि के नीचे से। तो सबसे पहले हमने इन संसाधनों को निकालने के लिए किस चीज का विकास किया? प्रौद्योगिकी, तकनीक का विकास किया। और उस तकनीक को विकसित किसने किया? मानव ने। तो मानव के द्वारा प्रौद्योगिकी को विकसित किया गया और उस तकनीक के सहायता से हम तमाम संसाधनों को विकसित करके और उसको मानव के उपभोग के लायक बनाए और उसका आज हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये सारे के सारे संसाधन क्या है? विकसित संसाधन है। जैसे लौह अयस्क है, कोयला है, पेट्रोलियम है, जिसका हम आज प्रयोग कर रहे हैं भूमि के नीचे से निकाल कर। तो मानव जीवन में संसाधनों का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जल है, वायु है, सूर्य का प्रकाश है, भूमि है, मकान है, घड़ी है, कंप्यूटर है, टीवी है, एलपीजी सिलेंडर है, ये बहुत सारे ऐसी कॉपी किताब है, पेन है। तो हमारे आसपास, हमारे पर्यावरण में ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं जिनसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। क्योंकि इन सभी वस्तुओं से हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, इसलिए हमारे लिए क्या है? संसाधन, रिसोर्सेज। लेकिन इन संसाधनों को विकसित करने में मानव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए स्वयं मानव भी एक संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज। और यह भारत के लिए एक सौभाग्य है कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास मानव संसाधन है। थैंक यू।